नमस्कार, मनी 9 की खास श्रृंखला मनी मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। हमारी इस खास श्रृंखला में हम बाजार के दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट से चर्चा करते हैं और उनसे ये जानते हैं कि शेयर बाजार में निवेश की रणनीति कैसे बनानी चाहिए जिससे आपको मुनाफा कमाने में मदद मिले। अगर आप वायदा बाजार में निवेश करना चाहते हैं पर इससे जुड़े बड़े जोखिम की वजह से आपका हौसला डगमगा जाता है तो मनी मास्टर का आज का ये एपिसोड आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हमारे मनी मास्टर राजेश पालविया जैन जी हैं और राजेश जी आपको समझाएंगे कि वायदा बाजार के आंकड़ों से शेयरों में निवेश से जुड़े क्या संकेत मिलते हैं, यानी कि केवल वायदा बाजार के आंकड़ों को देखकर कैसे शेयरों में निवेश की रणनीति बनाई जा सकती है। राजेश जी फिलहाल एक्सिस डायरेक्ट के वीपी रिसर्च हेड टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स हैं और 2001 से शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं, यानी कि राजेश जी बाजार में 2 दशक से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। राजेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 की इस खास श्रृंखला मनी मास्टर में। धन्यवाद संदीप जी। सर, वायदा बाजार या फ्यूचर्स में ट्रेडिंग यानी कम पूंजी की जरूरत और बड़ा मुनाफा कमाने का मौका, पर साथ में फ्री में आता है बड़ा जोखिम। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में राजेश जी से वायदा बाजार के बारे में तो समझेंगे ही, साथ ही वायदा बाजार के आंकड़ों से मिले संकेतों के दम पर शेयरों में निवेश कर कैसे मोटा मुनाफा कूटा जा सकता है, इस पर भी करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम की। राजेश सर, इससे पहले कि हम डेरिवेटिव्स डेटा यानी वायदा बाजार के आंकड़ों को समझने की ओर बढ़ें, उससे पहले कुछ बेसिक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पहला ये कि हम देखते हैं कि शेयर बाजार में अमूमन 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, पर उसमें से अगर हम देखें तो केवल 192 शेयर ऐसे हैं जो कि वायदा बाजार का हिस्सा हैं। अगर हम एनआईसी की वेबसाइट पर जाकर देखें, इसकी क्या वजह हम समझते हैं? बाकी करीब जो 4800 शेयर हैं वो वायदा बाजार में क्यों नहीं है सर? तो संदीप जी देखिए, इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं और जो ये क्राइटेरिया डिफाइन किए हैं ये सेबी ने एक गाइडलाइन बनाई हुई है और उस गाइडलाइन को एक्सचेंजेस फॉलो करते हैं और जब भी जो कंपनी उस क्राइटेरिया को मीट आउट करती तभी वो वायदा बाजार में इंटर होती है। अब इसमें ब्रॉडली अगर हम बात करें तो ये क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए पहले तो वो टॉप 500 कंपनियों में वो कंपनी को पहले आना होता है। अब उसके लिए मल्टीपल क्राइटेरियाज है कि कंपनी का पर डे डिलीवरी वॉल्यूम कितना है, टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम कितना है, 10 करोड़ से कम का डिलीवरी वॉल्यूम पर डे बेसिस पे तो नहीं है। उसका क्वार्टरली रोलिंग डिलीवरीबल देखा जाता है, उसका फ्री फ्लोट देखा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है और कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि एक्सचेंजेस ने डिफाइन किए हैं उसके लिए, जहाँ पे कंपनी की एक क्वालिटी, उसके सर्वेलेंस चेक लगे हुए हैं जिसके बेसिस पे वो कंपनी जब तक वो क्राइटेरिया को मीट आउट नहीं करती वो वायदा बाजार का हिस्सा नहीं बन सकती है। तो आप मान के चले कि जब कंपनी टॉप 500 कंपनी की कैटेगरी में आती है, उस यूनिवर्स में आती है और उसमें भी फिर कोई सर्टन क्राइटेरिया जो बने हुए हैं वो सारे क्राइटेरिया को जब तक फॉलो नहीं करती है तब तक उसको वायदा बाजार का हिस्सा नहीं बनाया जाता है और उसके लिए डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग होती है उन क्राइटेरियाज की और जब वो क्राइटेरिया फुलफिल होते तभी वो उसको F&O यूनिवर्स में इंटर किया जाता है। सर, आप जब ये जो टॉप 500 की बात कर रहे हैं, ये मार्केट कैप के हिसाब से है ना? देखिए, मार्केट कैप भी होगा इसमें और उसमें वॉल्यूम्स भी होंगे, फ्री फ्लोट भी होगा, डिलीवरेबल वॉल्यूम्स भी होंगे, कंपनी की बैलेंस शीट साइज भी होगी, बहुत सारे क्राइटेरिया है उसमें। सो ऐसा कोई फिक्स 4-5 क्राइटेरिया नहीं और ये डेली बेसिस पे चेंज होते हैं और सेबी ने इसमें काफी सारे अमेंडमेंट टाइम टू टाइम पे किए हैं और रेगुलर बेसिस पे नए नए सर्कुलर्स भी इसके रिलेटेड आते हैं और वो सारी चीजों को इसमें कंटिन्यूस बेसिस पे चेंज किया जाता है। तो टॉप 500 अगर हम बात करें तो यस, मार्केट कैप के हिसाब से भी देखें तो टॉप 500 भी ऑलमोस्ट वो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, बट हो सकता है कि उसमें कोई कुछ कंपनियां हो सकता है कि वो क्राइटेरिया को फुलफिल ना भी करें बिकॉज वहां पे फ्री फ्लोट का भी इश्यू हो सकता है, तो वो भी क्राइटेरिया एक इंपॉर्टेंट होता है। तो सारे मल्टीपल क्राइटेरिया जब तक चेक नहीं होंगे जब तक वो F&O यूनिवर्स में एंटर नहीं होता। ठीक है सर, मैं इनफैक्ट मेरा अगला सवाल इसी बात पे ही था कि आखिर ये क्या क्राइटेरियाज हैं, किन पैरामीटर्स पे जो शेयर हैं इनको वायदा बाजार का हिस्सा बनाया जाता है। आपने वो तो एक्सप्लेन कर ही दिया, साथ में आपने ये भी बता दिया कि जो मार्केट रेगुलेटर है सेबी, जो कि समय समय पर हमें इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी देता रहता है कि कौन से शेयर बाहर हो रहे हैं या अंदर जा रहे हैं और किन क्राइटेरियाज का
फॉलो किया जाता है, किन क्राइटेरियाज को, जिसके बाद इन शेयरों को वायदा बाजार यानी एफएनओ का हिस्सा बनाया जाता है। अब अपने मुद्दे की ओर आते हैं और सबसे पहले जरा सर ये बताइए कि ओपन इंटरेस्ट आखिर क्या होता है और ये कैश सेगमेंट के शेयरों की जो वॉल्यूम होता है उससे कैसे अलग है। यानी कि वायदा बाजार में जब भी बात होती है तो हम कहते हैं कि किसी शेयर का ओपन इंटरेस्ट, लेकिन कैश में हम वॉल्यूम की बात करते हैं, तो इनके दोनों का अंतर समझाइए सर। तो देखिए, बेसिक डिफरेंस ये है कि हम कैश सेगमेंट में शेयर को ट्रेड करते हैं और यहाँ पे एफ एंड ओ सेगमेंट में या डेरिवेटिव सेगमेंट में, वायदा बाजार में, हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि दो पर्सन्स के बीच में कोई भी एक एग्रीमेंट होता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो एक पर्सन उसमें बाय करेगा, एक पर्सन सेल करेगा, जब जाके जो एक ट्रेड इनिशिएट होगा उसका जो ओपन इंटरेस्ट कैरी होगा या वो पोजीशन खुली रहेगी, उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो समझिए फॉर एग्जांपल कि आपने कोई स्टॉक में सेल का पोजीशन बनाना है और आप मुझे बाय का पोजीशन उसी स्टॉक में बनाना है, तो हम दोनों के बीच में जब वो ट्रेड होगा और वो पोजीशन को हम ओपन रखेंगे और उसको कैरी करेंगे, तो वो एक ओपन इंटरेस्ट के कहलाएगा कि एक शेयर का सौदा हुआ या उसका ओपन इंटरेस्ट एक है। इसी तरीके से वॉल्यूम जो कैश सेगमेंट में होते हैं, जो नंबर ऑफ शेयर ट्रेड होते हैं, उसको हम वहां पे वॉल्यूम बोलते हैं। तो जितने भी शेयरों के सौदे वहां पे होंगे उसका हम वॉल्यूम, उसको वहां पे वॉल्यूम बोलते हैं सिंपल भाषा में। लेकिन यहाँ पे वायदा बाजार में जब दो पार्टी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड होगा, उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो एक जना बाय करेगा और एक उसको सेल करेगा, जब जाके उसका ओपन इंटरेस्ट बनेगा। तो इसमें लॉट साइज होते हैं, लॉट साइज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, उसके साथ आप देखेंगे तो उतने शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पे ओपन रहेगा। तो जितनी पोजीशन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होती है वो एक ओपन इंटरेस्ट कहलाता है। और जब तक वो पोजीशन ओपन है तो वो ओपन इंटरेस्ट में कैलकुलेट होता है कि हाँ, इस शेयर में इतना ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, तो आपने समझा दिया कि कैश सेगमेंट में जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं, वायदा बाजार में जो ओपन इंटरेस्ट होता है, उनके बीच में मूल अंतर क्या होता है। सर ऐसा भी सुनने में आता है कि वायदा बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए ज़्यादा रकम की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने अभी बताया कि लॉट्स में ट्रेडिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि मार्जिन की फैसिलिटी मिलती है, लोगों को मार्जिन मिल जाता है, इसलिए ज़्यादा रकम की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर वायदा बाजार में किसी को ट्रेड करना होता है। पर इसको लेकर मार्केट रेगुलेटर सेबी की जहाँ तक बात है, वो बहुत चिंतित रहता है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर रहता है कि छोटे निवेशकों के हाथ ना जल जाए, उनको कहीं बड़ा घाटा ना हो जाए। ऐसा क्यों है सर? तो देखिए, वायदा बाजार में जब भी कोई ट्रेड स्टार्ट करता है तो उसके पहले उसका नेटवर्क सर्टिफिकेट और सारी उसकी फाइनेंशियल डिटेल मांगी जाती है केवाईसी के दौरान ही, ताकि ये इंश्योर हो जाए कि वो एक वेल कैपिटलाइज्ड इन्वेस्टर है और वो उसके पास अपने एक रकम है जो कि वो मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो एफ एंड ओ का सेगमेंट है, वो जहाँ पे ट्रेड होता है वो एक लिवरेज प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप, अगर आपको 100 रुपए का परचेज करना है, 100 रुपए की वैल्यू का अगर कोई स्टॉक में पोजीशन बनाना है, तो आपको यहाँ पे एक मार्जिन अमाउंट देके ही आप वो पोजीशन बना सकते हैं। तो एग्जांपल की हम बात करें तो यहाँ पे जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी है या जो भी इंडेक्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पे 8 से 10% के आसपास आपको मार्जिन डिप्लॉय करना पड़ता है और उसके सामने आप पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन बना सकते हैं। सेम में अगर स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे मार्जिन जो होते हैं वो 20% से लेके मैक्सिमम करीब 50 से 60% तक के भी मार्जिन होते हैं, डिपेंड ऑन द वॉलेटिलिटी ऑन द स्टॉक या उस स्टॉक का किस तरीके का प्राइस बिहेवियर है, तो वो उसी हिसाब से यहाँ पे मार्जिन डिफाइन होते हैं। तो आपको 100 रुपए की पोजीशन बनानी है, उसके सामने अगर आपको 20 रुपए, 25 रुपए या 30 रुपए का मार्जिन देके अगर वो पोजीशन बनती, तो ये एक लिवरेज प्रोडक्ट जैसा काम करता है। अब छोटे निवेशकों को यहाँ पे जोखिम क्यों होता है? जब भी मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं या मार्केट में ज्यादा गड़बड़ होती है, कभी बड़ी तेजी आ जाए या बड़ी मंदी आ जाए उस मार्केट में, 15-20% के करेक्शन आ जाए, तब वहां पे मार्जिन कॉल आते हैं। क्योंकि जी। आपने तो 25% का मार्जिन देके उस स्टॉक में पोजीशन बनाई है और वहां पे 15% का अगर वो फॉल आ गया स्टॉक में, तो आप ऑलमोस्ट 70% रिस्क पे आ जाते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट जो आपने इन्वेस्टेड वैल्यू है। तो वहां पे आप उस घबराहट में अपनी पोजीशन को अनवाइंड करते हैं या पोजीशन को स्क्वायर करते हैं, जिसके चलते आपको अपनी कैपिटल पे जो आपने इन्वेस्ट किया है उस मार्जिन में, उसका ऑलमोस्ट 60-70% का लॉस आपको वहां पे उठाना पड़ता है। तो इस तरीके के बड़े जोखिम आपकी कैपिटल पे होते हैं। इसलिए छोटे निवेशक के लिए थोड़ा सा हमेशा एक्सचेंज और सेबी चिंतित रहता है और इसीलिए बहुत सारे अमेंडमेंट यहाँ पे डेरिवेटिव सेगमेंट में लाते रहते हैं, जिसके चलते ये मार्केट में जो बड़ी गड़बड़ होती है या बड़ी तेजी मंदी होती है, उसको कहीं ना कहीं कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे छोटे इन्वेस्टर का यहाँ पे प्रोटेक्शन किया जाए, उनके हितों को यहाँ पे ध्यान में रखा जाए। तो उसके हिसाब से रूल्स में भी चेंजेस लाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा जोखिम होता है, क्योंकि यहाँ पे आप लिवरेज ट्रेड कर रहे हैं, आप 25 से 25-30% के मार्जिन पे आप पोजीशन यहाँ पे लेते हैं।
और बड़े जब मूव आते हैं तब आपको यहाँ पे रिस्क होती है। ठीक है, तो सेबी की चिंता वाजिब है, क्योंकि मार्जिन ट्रेडिंग, जैसे राजेश जी ने हमें बताया कि लेवरेज प्रोडक्ट है। लेवरेज प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आप पूरा पैसा देकर ट्रेड नहीं करते हैं। मार्जिन का मतलब ये होता है कि अगर 10% मार्जिन है तो किसी 100 रुपये के सौदे के लिए आप केवल 10 रुपये का ही निवेश करते हैं, 10 रुपये का ही आप अदा करते हैं रकम। और जब उस शेयर में कभी बाजार में जब बड़ी गिरावट आती है या बड़ी तेजी आती है, उन दोनों सिचुएशंस में जब मूवमेंट होती है, जो वॉलिटिलिटी होती है, उसमें जब आपके मार्जिन कॉल आते हैं, फर्ज कीजिए खासतौर पे जब बाजार गिरता है या किसी स्टॉक में बड़ी गिरावट आ जाती है, तो उस समय आनन फानन में हम देखते हैं कि जो छोटे निवेशक होते हैं वो खासतौर पे अपनी पोजीशंस को वाइंड अप कर देते हैं, जिससे उनके हाथ जलते हैं या तो फिर उनको भारी घाटा होता है। इसी वजह से सेबी चिंतित रहता है। तो ये एक रेगुलेटर की चिंता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो छोटे निवेशकों को चाहते हैं कि इस बाजार से वो ज्यादा दूर रहें। लेकिन जहां तक एजुकेशन पर्पज की बात है जिसकी हम बात कर रहे हैं, सर, वायदा बाजार के शेयरों में हम देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट में बदलाव के आधार पर कुल 4 सिचुएशंस बनती हैं। मैं आपसे वो एक एक करके जानना चाहूंगा ताकि हमारे दर्शक और खासतौर पर ऐसे लोग जो नए नए शेयर बाजार से जुड़े हैं और वायदा बाजार को समझना चाहते हैं, वो भी इसे आसानी से समझ सकें। पहली सिचुएशन वो है सर जिसमें ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है और शेयर का भाव भी बढ़ता है। ये क्या है और इसे कैसे और कौन सा स्टॉक आइडेंटिफाई किया जा सकता है? तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा और शेयर का भाव बढ़ा। अगर हम ओपन इंटरेस्ट को यहाँ से हटा दें और शेयर का भाव बढ़ा, सिर्फ इसको ही देखें, तो शेयर का भाव जब भी बढ़ता है जब बायर का कॉन्फिडेंस उस स्टॉक पे होता है और वो हायर प्राइस पे भी उस स्टॉक को फर्दर कंटिन्यू बाय करते जाता है। तो ये सिंपल तरीका है। ओपन इंटरेस्ट एक एडेड हमने यहाँ पे कंपोनेंट ऐड किया है टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम डेरिवेटिव सेगमेंट की बात कर रहे हैं। तो सिंपल है कि अगर किसी स्टॉक का भाव बढ़ रहा है और उसमें ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग बिल्टअप। मतलब वहां पे पोजीशन लॉन्ग साइड की बढ़ते जा रही है और फर्दर यहाँ पे प्राइस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी निवेशक है उनका यहाँ पे कॉन्फिडेंस है उस शेयर पे और वो हायर प्राइस पे भी उस शेयर को परचेस कर रहे हैं या उसमें ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड होते जा रहा है। तो सिंपल तरीका ये होता है कि जब भी इस तरीके की सिचुएशन होती है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे बुल केस है, स्टॉक में फर्दर और तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तभी वो उस शेयर के भाव को बढ़ा रहे हैं और उसमें फर्दर और नई पोजीशन ऐड होते हुए दिख रही है। सिंपल एक एग्जांपल अगर हम देखें, आज किसी शेयर का भाव 100 रुपए है, वहां पे ओपन इंटरेस्ट समझिए 1 है, और अगर इस शेयर का भाव बढ़ के यहाँ पे 102 रुपए होता है और वहां पे और फर्दर एक और कॉन्ट्रैक्ट ऐड होता है तो ओपन इंटरेस्ट वहां पे 2 हो जाएंगे और वहां पे भाव भी बढ़ गया। इसी तरीके से और भाव बढ़ा, 104 हुआ और वहां पे और ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्फिडेंस है उस शेयर पे और लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से भाव और बढ़ेंगे, तभी वो हायर साइड पे भी अपनी पोजीशन को ऐड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे बायर अपर एंड पे है, बुलिश ट्रेंड यहाँ पे माना जाता है और हम ये मानते हैं कि जब लॉन्ग बिल्टअप होते हैं किसी स्टॉक में तो वहां पे फर्दर और तेजी बनते हुए दिखेगी। तो कोई भी स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है आपको तेजी के लिए, तो आप लॉन्ग बिल्टअप जहां पे बनते हुए दिख रहे हैं उसको आप तेजी की तरफ अपना ट्रेड बना सकते हैं। इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे भी संदीप जी एनालाइज किया जाता है। डेली बेसिस पे लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, वीकली बेसिस पे लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, या आप देख रहे हैं तो मंथ ऑन मंथ उसमें लॉन्ग बिल्टअप हो रहे हैं। तो आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आपको अंदाजा लगेगा कि कौन से शेयर में कंटिन्यूस बेसिस पे एक लॉन्ग बिल्टअप का ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। तो आपको दिखेगा कि एक सस्टेन तेजी इस स्टॉक में आते हुए दिख सकती है। ठीक है, तो शेयर का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, शेयर का भाव भी बढ़ा, तो ये तेजी की पोजीशन बननी है, यानी कि जो तेजड़िए हैं, जो तेजी करने वाले हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ये उस और इशारा करता है। तो इससे हम सब कहीं ना कहीं सर ऐसा समझ सकते हैं कि जो अगर लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, यानी कि ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, वायदा बाजार में शेयर का भाव भी बढ़ रहा है, तो फिर वो कैश मार्केट में भी उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। 100% ये तो अंडरलाइन के बेसिस पे ही चलता है। जब तक कैश मार्केट में मूवमेंट नहीं आएगा तो वायदा बाजार में मूवमेंट नहीं आएगा, उसका बेसिस तो वही होता है। तो कैश बाजार में भी 100% मूव पहले आएगा या वहां पे तेजी की पोजीशन बनना चालू होगी, उसके साथ में वायदा बाजार में भी उसके साथ में पोजीशन बनेगी। ये जरूर होता है कि कैश बाजार से यहाँ पे वायदा बाजार में प्रीमियम्स होती है कुछ, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 1 मंथ का विंडो होता है या 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो आपके पास यहाँ पे टाइम वैल्यू होती है, इसलिए कुछ प्रीमियम में फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हैं। तो हमेशा कैश बाजार और वायदा बाजार एक इन टेंडम ही मूव करते हैं। ये हो सकता है कि अगर जो भी प्रीमियम का डिफरेंस है वो एक डिफरेंस जरूर रहेगा, लेकिन मूवमेंट एक साथ ही होंगे। ठीक है, तो मैं सर इसी बेसिस पे फिर दूसरी सिचुएशन की ओर बढ़ता हूं, जिसमें ओपन इंटरेस्ट में जो बदलाव है वो पॉजिटिव साइड पर, यानी कि ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ता है लेकिन शेयर की कीमत में गिरावट होती है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ा लेकिन जो प्राइस है, शेयर की कीमत है, भाव है, उसमें कमी आ रही है। इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे?
तो बिल्कुल, अगर वापस यहाँ पे हम ओपन इंटरेस्ट को हटा दें और भाव गिर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पोजीशन में सेलिंग प्रेशर बन रहा है, किसी स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, या डिलीवरी का सेलिंग हो रहा है, या लिक्विडेशन हो रहा है, जिसके चलते वहां पे भाव में गिरावट आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन बन रही है कि यहाँ पे किसी कंपनी के में और फर्दर गिरावट हो सकती है, इसीलिए वहां पे अपनी पोजीशन को बेच रहे हैं। तो हम इसको बोलते हैं शॉर्ट बिल्टअप। मतलब किसी शेयर में हमारा रुझान मंदी की तरफ है, हमें लगता है कि ये गिरावट और बढ़ सकती है, तो हम वहां पे गिरते हुए बाजार में भी अपनी लॉन्ग अपने ओपन इंटरेस्ट को वहां पे ऐड कर रहे हैं। मतलब हम वायदा बाजार में वहां पे फर्दर और कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर रहे हैं शॉर्ट साइड के लिए। तो हमें लगता है कि कोई शेयर का भाव 100 रुपए और यहाँ से 90 रुपए तक की गिरावट आ सकती है, तो हम फर्दर वहां पे अगर भाव 100 रुपए पे आज हमने एक पोजीशन बनाई शॉर्ट साइड की, हमें लगता है कि और भी गिर सकता है। अगर 98 का भाव हुआ, फर्दर वहां पे हमने और शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाई, 97 हुआ, वहां पे फर्दर और शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाई, तो भाव गिरा, लेकिन हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट और ऐड करे, मतलब हमारा ओपन इंटरेस्ट और ऐड होता गया भाव गिरते बजा भाव में भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम फर्दर यहाँ पे और गिरावट बढ़ सकती है, इसीलिए उस एक्सपेक्टेशन को प्ले करने के लिए हम गिरते भाव में भी हम अपना पोजीशन को ऐड करते जाते, ओपन इंटरेस्ट को ऐड करते जाते। इसको बोलते हैं शॉर्ट बिल्टअप। तो जब भी बाजार में हमारा ध्यान खराब होगा, या हमें कोई मंदी का ट्रेड यहाँ पे करना है, या हम्म। हमें मंदी लग रही किसी स्टॉक में या इंडेक्स पे, तो हम्म। हम यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे। तो आपको ट्रेड कैसे लेना है, जब भी स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन बन रही है, यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप जहाँ पे जब दिखेंगे आपको, तो वो आप समझे कि वहां पे अब मंदी का ट्रेड यहाँ पे ओपन होते हुए दिख रहा है, और फर्दर वहां पे गिरावट देखने को मिल सकती है किसी स्टॉक के भाव में। तो यानी कि मतलब ये हुआ कि जब किसी शेयर का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है लेकिन भाव गिरता है तो उसमें शॉर्ट बिल्डअप हो रही है, यानी कि मंदी के सौदे बनते हैं। ये दूसरी सिचुएशन होगी। अब मैं बढ़ता हूं सर तीसरी सिचुएशन की ओर, जिसमें ओपन इंटरेस्ट में कमी होती है पर शेयर की कीमत में इजाफा होता है, यानी कि उल्टा हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है लेकिन शेयर का भाव बढ़ रहा है। इसको आइडेंटिफाई कीजिए, ये कौन सा ट्रेंड संकेत देता है किस तरह का कैश मार्केट के सौदों के लिए। तो देखिए संदीप जी, यहाँ पे उतार चढ़ाव तो मार्केट में बना रहता है। अब समझिए कि कोई स्टॉक में एक बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, और वहां पे इस तरीके का सिनेरियो बनते हुए दिख रहा है कि वहां पे ओपन इंटरेस्ट कम हो रहे हैं और भाव बढ़ रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। मतलब पहले से किसी की मंदी की पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई थी, जो कि हमने शॉर्ट बिल्टअप पे डिस्कस करी, और वो शॉर्ट बिल्टअप बन के किसी स्टॉक में एक बड़ी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। 100 रुपए वाला शेयर ऑलरेडी यहाँ पे 90 90 या 80 रुपए के भाव पे ऑलरेडी एक करेक्शन बड़ा खा चुका है। अब यहाँ पे ये सिनेरियो अगर प्ले आउट होता है कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में कमी आ रही है और भाव बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑलरेडी शॉर्ट करके बैठे थे उस स्टॉक में, वो अपनी हम्म। पोजीशन को कवर कर रहे हैं। तो इसको ठीक हम है। बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो इसमें ये अंदाजा लगाया जाएगा कि जो भी अब यहाँ पे फर्दर हमें शॉर्ट नहीं करना है, स्टॉक में जो गिरावट थी कहीं ना कहीं थमते हुए दिखेगी, और एक रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। तो कोई भी स्टॉक में एक बड़ी गिरावट के बाद जब इस तरीके का सिनेरियो बनता है, तो वो कहीं ना कहीं वहां पे स्टॉक में एक बॉटम बनता है, और वहां से एक स्टॉक पुल बैक का ट्रेड अप ऊपर की साइड पे बनाते हुए दिखता है। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड। ठीक है, तो शेयर का भाव बढ़ता है लेकिन ओपन इंटरेस्ट में कमी आती है तो उसे शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं, यानी कि जो मंदी के सौदे हैं वो कवर हो रहे हैं, यानी कि शेयर में जो बुरी खबरें हैं, या आप कह सकते हैं कि जो नेगेटिव सेंटीमेंट था वो कहीं ना कहीं डिस्काउंट खत्म हो हो रहा गया। है। और जैसे राजेश जी ने कहा कि रिकवरी हो रही है स्टॉक में, तो तब आपको उस स्टॉक में मंदी के सौदे नहीं करने हैं। तो अगर आप कैश सेगमेंट में वायदा बाजार से संकेत ले रहे हैं तो इसके लिए संकेत ये है कि अब शेयर में ऊपर की ओर रुझान, यानी कि तेजी की साइड के जो सौदे हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह अब हम चौथी सिचुएशन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर की कीमत में भी कमी होती है। इसे प्लीज एक्सप्लेन करिए सर। तो ये जो हमने शॉर्ट कवरिंग का सिनेरियो समझा, इसका रिवर्स होता है, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। कोई भी शेयर में हमने लॉन्ग बिल्टअप देख, जो हमने डिस्कस किया पहले केस में, तो लॉन्ग बिल्टअप की केस में ये होता है कि हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट ऊपर जाएगा या शेयर का भाव ऊपर जाने वाला है, तो हमने वहां पे तेजी के सौदे खड़े करे थे, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था, और वहां पे हमने भाव भी बढ़ते हुए देखे, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग बिल्टअप। अब ये लॉन्ग बिल्टअप में हमने 100 रुपए वाले शेयर में जब इस तरीके के सिनेरियो देखे थे, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 120 तक जा सकता है, और वाकई में जब ये स्टॉक का भाव 120 तक मूव हो चुका है, तो वहां पे कहीं ना कहीं अब एक प्रॉफिट का ट्रेड ऑलरेडी हमारी ग्रिप में है। हमने वहां पे तेजी के सौदे 100 रुपए से बनाए थे, और अब वहां पे 120 ऑलरेडी आ चुका है। अब यहाँ पे हमें लगता है कि हमें ऑलरेडी 20% के गेन में हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना है अब इस तेजी में। तो जब हम इस तरीके के सिचुएशन में होते हैं, और जो शेयर में एक ऑलरेडी तेजी आ चुकी होती है, वहां पे जब अपने तेजी के पोजीशंस को जब
काटे जाता है उसको बोलते हैं हम लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो इस केस में क्या होगा कि जब हम अपनी तेजी की पोजीशन को बुक करेंगे तो नेचुरली वहां पे शेयर के प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि हम अपना वहां पे प्रॉफिट बुक करें तो 120 में अगर मैंने अपना सौदा कट किया है तो हो सकता है कि वो 119 हो जाए या 118 हो जाए, और वहां पे अपना ओपन इंटरेस्ट भी कम होगा क्योंकि मैंने अपना पोजीशन वहां पे अनवाइंड किया है या मैंने अपना ओपन इंटरेस्ट वहां पे कम किया है। तो जी। मेरे पास समझिए कि 5 कॉन्ट्रैक्ट थे, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट 120 पे कट किया, फिर अगर थोड़ा और भाव गिरा मैंने वहां पे 118 पे दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कट किया, ऐसे करते करते मैंने अपने पांचों कॉन्ट्रैक्ट को वहां पे बुक कर लिया। तो इसको हम बोलेंगे कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ। मतलब मैं तेजी के सौदे में प्रॉफिट करके बैठा था, अब मैं अपनी पोजीशन को वहां पे कट कर रहा हूं, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो अब इसमें ट्रेड को कैसे करना है? अब इसमें ट्रेड करने का तरीका ये होगा कि जब लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है इसका मतलब ये दिख रहा है कि जो तेजी में ऑलरेडी बैठे थे वो अपनी पोजीशन को यहाँ पे बुक कर रहे हैं, मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकता है। तो थोड़ा वेट करना चाहिए, एक करेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं थोड़ा माइनर डिप मिलेगा। वो डिप कहाँ पे जाके सेटल होगा वहां पे इसको वापस से लेना है, ना कि हम जब इस तरीके का सिनेरियो बन रहा है कि ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है प्राइस कम हो रहा है तो वहां पे हमें तेजी का सौदा नहीं लेना है। थोड़ा वेट करना है, मार्केट में हो सकता है उस स्टॉक में करेक्शन आएगा या एक थोड़ा प्राइस का करेक्शन होगा, वहां पे वापस इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो जब भी वायदा बाजार में किसी शेयर का ओपन इंटरेस्ट और उसके साथ साथ भाव दोनों गिरते हैं तो उसे लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं, यानी कि जो तेजी के सौदे हैं वो कहीं ना कहीं कटते हुए दिखते हैं। उसमें दो वजह हो सकती है, एक तो खराब खबरें, या तो फिर ये कि जो एक्सपेक्टेशन आपने लगाई थी कि 100 रुपये वाला शेयर 120 रुपये का हो जाएगा, आप मुनाफा वसूली शुरू करते हैं तो वो एक ट्रेंड कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई होता है कि शेयर में कहीं ना कहीं अब गिरावट देखने को मिल सकती है, भले ही वो मुनाफा वसूली की वजह से क्यों ना हो। तो उस मुनाफा वसूली को खत्म होने का, उस दौर को सेटल होने का आप इंतजार करें, तब आप अगर कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वायदा बाजार से आपको संकेत ये लेना है कि वो प्रोसेस पूरा हो जाए, प्रॉफिट बुकिंग खत्म हो जाए शेयर में, तब उसके बाद आपको खरीदारी का कोई भी ट्रेड उस स्टॉक में इनिशिएट करना चाहिए। तो ये तो हमने चारों सिनेरियो समझ ले कि किस तरह से ओपन इंटरेस्ट में बदलाव होता है और साथ ही साथ शेयर का भाव जो बदलता है उससे किस तरह के सिनेरियोज बनते हैं, किस तरह की सिचुएशंस बनती है, और इससे जो कैश सेगमेंट में ट्रेड करने वाले लोग हैं उनके लिए क्या क्या संकेत उभर के सामने आते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं। माना जाता है सर कि एफएनओ यानी वायदा बाजार को हेजिंग के लिए, यानी कैश सेगमेंट में खड़ी पोजीशन में जोखिम कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह कैसे होता है और कौन कौन इसका फायदा उठा सकता है? तो देखिए, ये जब एफ एंड सेगमेंट डिजाइन किया था उसको प्योरली हेजिंग पर्पज से ही डिजाइन किया गया था, लेकिन अब इसका जो नया रूप हम देखते हुए एक स्पेकुलेशन जैसा भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट इसको यूज करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हम कैश सेगमेंट में सारे स्टॉक जैसे 192 स्टॉक्स हैं तो वो स्टॉक्स हमारे पास कैश पोर्टफोलियो में होते हैं। तो सारे जो जो भी स्टॉक्स है उनको हम वायदा बाजार में हेज कर सकते हैं, जब भी अगर हमें लगता है कि मार्केट में कोई अनसर्टनिटी है, कोई बड़ा इवेंट यहाँ पे प्ले आउट होने वाला है, कोई भी बड़ी इवेंट को आपको लगता है कि यहाँ पे एक मार्केट में खतरा बन सकता है कोई करेक्शन का, या कोई बड़ी तेजी भी आ सकती है और आपने आपकी डिलीवरी ऑलरेडी आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में लेके रखा है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना है। तो उस प्रॉफिट को जब आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या कोई गिरावट को प्रोटेक्ट करना है तो उसको हम बोलते हैं हेजिंग। अब उसको हेजिंग करने के लिए बहुत सारी मल्टीपल टूल्स या तरीके होते हैं जिसके चलते आप यहाँ पे कर सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि अगर आपके पास कोई स्टॉक में पोजीशन है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पोर्टफोलियो में रिलायंस है और आपके पास रिलायंस है और आपको लगता है कि रिलायंस में काफी बड़ी तेजी हो चुकी है, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप असमंजस में हैं, और आपको लगता है दूसरा सिनेरियो कि नहीं रिलायंस यहाँ से और भी बढ़ सकता है, तो मुझे क्या करना है, तो आप उसका एक प्रोटेक्शन लेंगे। तो आप प्रोटेक्शन लेने के लिए ये हो सकता है कि आप उसके लिए पुट खरीद लें, तो उसका एट द मनी का पुट खरीद लें, मतलब जो कि भाव चल रहा है उसके आसपास की स्ट्राइक का कोई पुट खरीद लें ताकि कोई गिरावट हो तो आप वहां पे पुट में मुनाफा कमा सके, और आपका कैश का शेयर तो आपके डिलीवरी में है तो ऑलरेडी वहां पे एक नोशनल लॉस होगा, लेकिन पुट जब आप खरीदेंगे तो उसमें प्रॉफिट जरूर बनेगा अगर रिलायंस में वाकई में वहां से गिरावट या एक कमजोरी देखने को मिलती है। इसी तरीके से ये हो सकता है कि अगर आपको डिलीवरी नहीं बेचना है तो आप हो सकता है कि कोई स्टॉक में बड़ी तेजी आ चुकी है और आपको लगता है कि कुछ यहाँ से करेक्शन आ सकता है, तो आप हो सकता है कि वो स्टॉक अगर फ्यूचर में तो आप उसके फ्यूचर बेच सकते हैं, अगले महीने के फ्यूचर भी बेच सकते हैं, और लग सकता है कि जैसे कोई इवेंट है वहां पे प्ले आउट हो जाए, वापस आप अपनी पोजीशन वहां से अनवाइंड कर सकते हैं। तो इसके चलते दूसरा एक और तरीका है कि अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को निफ्टी या बैंक निफ्टी के थ्रू, बेंचमार्क के थ्रू हेज करना है, तो आप उसके सामने निफ्टी का शॉर्ट पोजीशन लेके भी उस पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, आउट ऑफ द मनी के कॉल ऑप्शन बेच के भी आप अपनी पोजीशन को कहीं ना कहीं
हेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने डिसाइड किया है कि मैंने 100 रुपए में कोई शेयर खरीदा है, ये 120 पे आएगा तब मैं मुझे यहाँ पे मुनाफा वसूल करना है। तो जब वो 100 रुपए का है तो आप 120 के कॉल ऑप्शन पहले से भी बेच के रख सकते हैं, तो जो ठीक है। भी प्रीमियम है वो आपका एक मुनाफा हो सकता है। तो बहुत सारे मल्टीपल तरीके होते हैं जिसके तरीके से, जिसके चलते आप अपने कैश सेगमेंट में जो आपने पोजीशन बना रखी है और वो वायदा बाजार का हिस्सा है, तो हम्म। उसमें हेज भी कर सकते हैं। पहले से भी आप मुनाफा वसूल करने के लिए आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट बेच सकते हैं, या आप उसके सामने निफ्टी या बैंक निफ्टी उसकी बीटा वैल्यू के चलते अगर आप चाहें तो निफ्टी बैंक निफ्टी से भी उसको हेज कर सकते हैं बेच के, उसके सामने कॉन्ट्रा ट्रेड लेके। ठीक है, तो वायदा बाजार को कई सारे टूल्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, खासतौर पे हेजिंग के तौर पे। हेजिंग मतलब आप अपना मुनाफा या तो फिर अपना जो पोर्टफोलियो है दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए, दोनों की सुरक्षा करने के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले मुनाफा वसूली कर सकते हैं जो कॉल या पुट बेच के। आप चाहें तो अगर जो स्टॉक आपके पास है कैश सेगमेंट में, अगर वो वायदा बाजार का हिस्सा भी है तो उसके फ्यूचर्स बेच या खरीद सकते हैं अपनी पोजीशन के हिसाब से। या तो फिर अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए आप निफ्टी का जो इंडेक्स होता है उसको भी शॉर्ट या लॉन्ग कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षा देने के लिए या अपना मुनाफा पहले से ही बुक करने के लिए। तो हमें समझ आ गया कि वायदा बाजार को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इसे हेजिंग के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सर, खास तौर पे हम देखते हैं कि जो एफपीआईस होते हैं यानी कि जो विदेशी निवेशक होते हैं वो वायदा बाजार में काफ़ी बड़े सौदे करते हैं और काफ़ी हद तक अपनी पोजीशन को हेज करके भी चलते हैं। अगर किसी को आगे के संकेत लेने के लिए विदेशी निवेशकों के सौदों के आंकड़े पढ़ने हो तो वो कहाँ मिल सकते हैं और उनको पढ़ने, समझने, जानने का तरीका क्या है सर? बिल्कुल, देखिए एफआईआई की पोजीशन काफी बड़ी होती है, साइज होती है, तो वो जरूर नेचुरली उसको कहीं ना कहीं हेज करते हैं। बहुत सारा पोजीशन उनका नेकेड लॉन्ग या शॉर्ट नहीं होता है, वो उसको हम्म। कहीं ना कहीं हेज करके चलते हैं। उसके लिए जैसा हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे अलग अलग टूल्स होते हैं जिसके चलते वो अपनी पोजीशंस को हेज करते हैं। तो जनरली हम देखें कि निफ्टी बैंक निफ्टी के थ्रू या जो भी इंडेक्स होता है उस पर्टिकुलर उसके सामने वो उनकी पोजीशन कॉन्ट्रा पोजीशन लेके उसको हेज का ट्रेड रखते हैं। अब हम्म। एफआई की पोजीशन को किस तरीके से यहाँ पे पढ़ा जा सकता है या पता किया जा सकता है, तो देखिए ये डेटा आपको एनएससी की साइट पे अवेलेबल होता है। ये आपको अगर आप डाउनलोड करेंगे तो करीब 6 बजे के आसपास ये डेटा पब्लिश होता है कि ओके। वायदा कारोबार में क्या आज एफआई ने यहाँ पे ट्रेड सेटअप लिया है। तो हम्म। इसमें आपको मल्टीपल डेटा पॉइंट मिलते हैं कि उन्होंने इंडेक्स में कितना लॉन्ग पोजीशन बनाया है या कितने अमाउंट का पोजीशन बाय किया है। इसी तरीके से उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में कितना अमाउंट का पोजीशन बाय किया है या सेल किया है। इसी तरीके से ऑप्शन में, इंडेक्स ऑप्शन में उनका क्या आज का बाय सेल रहा, और स्टॉक ऑप्शन में किस तरीके का उनका बाय सेल का वैल्यू रहा। तो वैल्यू वाइज तो ये आपको डेटा एनएससी की साइट पर पब्लिश होता है, यहाँ से आप ये डेटा देख सकते हैं। ये शाम को करीब 6 बजे के आसपास ये डेटा पब्लिश होता है, जहां से आपको एक अंदाजा लग जाता है कि एफआई यहाँ पे लॉन्ग साइड के पोजीशन बना रहे हैं या शॉर्ट साइड के पोजीशन बना रहे हैं, क्या वो यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं या यहाँ पे पैसा नया फर्दर डिप्लॉय कर रहे हैं। हम्म। अब इसमें ये तो आपको वैल्यू वाइज मालूम पड़ा कि आज 100 करोड़ का एफआईआई ने बाय किया कैश में, एफआईआई ने 100 करोड़ का फ्यूचर्स में बाय किया, इंडेक्स फ्यूचर में 50 करोड़ का बाय किया, तो ये एक डेटा पॉइंट है वैल्यू की टर्म्स में। अब इसको फर्दर और डिटेल में देखना है तो आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाइज डिटेल भी एफआईआई की पता लग सकती है, जो कि भाव कॉपी का जो डेटा एनएससी की साइट पर पब्लिश होता है वहीं पे आपको एफआईआई के कॉन्ट्रैक्ट वाइज भी वैल्यू पता लगती है कि किस कॉन्ट्रैक्ट एफआईआई ने इंडेक्स में कितने कॉन्ट्रैक्ट आज लॉन्ग साइड के बनाए या शॉर्ट साइड के बनाए। इसी तरीके से आपको उनका फ्यूचर्स में भी, स्टॉक फ्यूचर में भी उनके क्या कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के बने या शॉर्ट साइड के बने, ये डेटा भी वहां पे मिलता है। अब ये डेटा को देखने से ये एक अंदाजा लगता है, एक हम्म। इंडिकेशन लगता है कि एफआईआई यहाँ पे बुलिश साइड के ट्रेड बना रही है या बियरिश साइड के ट्रेड बना रही है। ये जरूरी नहीं होता है कि एफआईआई के डेटा को, ये डेटा को देख के आप अंदाजा 100% लगा लेंगे कि बाजार अब तेज रहेगा या मंदा रहेगा। ये एक आपको इंडिकेशन जरूर मिलता है कि किस डायरेक्शन में उनका फ्लो है। अब इसको डिटेल में एनालाइज करने के लिए तो आपको आपके मॉडल बनाने पड़ेंगे, डे टू डे इस एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, किस तरीके से डे टू डे उनका क्यूमुलेटिव पोजीशन बन रहा है, हम्म। वो लॉन्ग साइड के ट्रेड रोज ऐड कर रहे हैं या उसमें आज लॉन्ग किया है कल वापस अनवाइंड हो गया है, या आप वीकली बेसिस पे इसको एनालाइज करना पड़ेगा, मंथली हम्म। बेसिस पे एनालाइज करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट वाइज भी आपको डेटा डे टू डे बेसिस पे एनालाइज करना पड़ेगा, अपने एक मॉडल बनाने पड़ेंगे, एक्सेल शीट पे उस डेटा को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब आपको जाके इसमें थोड़ा नजदीक से समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे तेजी का ट्रेड कंटिन्यू होगा या मंदी का ट्रेड आ सकता है।
तो वो डेटा को सिर्फ एक दिन के डेटा को देखने से ये समझ में नहीं आता है कि क्या डायरेक्शन में एफआई काम कर रहे हैं इस मार्केट में। तो आपको उसका कॉन्ट्रैक्ट वाइज डेली बेसिस पे डेटा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब जाके आप थोड़े नजदीक पहुंच पाएंगे कि हाँ, यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं अब कि ये ट्रेड तेजी का हो सकता है या मंदी का हो सकता है यहाँ से, या मार्केट का डायरेक्शन किस दिशा में जा सकता है। ठीक है, तो एफआईएस के या एफपीआईएस के जो आंकड़े हैं, विदेशी निवेशकों के आंकड़े, आपको एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे मिलेंगे। वैल्यू टर्म्स में भी, कॉन्ट्रैक्ट वाइज भी आपको देखने होंगे, और आपको ओवर द पीरियड, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे इनको एनालाइज करना होगा, जिससे आप ये समझ पाएं कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, किस तरफ के सौदे ले रहे हैं, जिससे आपको ये समझ लगे, इंडिकेशन मिल सके, संकेत मिल सके कि बाजार की जो दिशा है वो किस तरफ जाती हुई नजर आ सकती है, जिसके बेसिस पे, जिसके आधार पर आप भी अपने सौदे खड़े कर सकते हैं। अच्छा सर, अक्सर ऐसा भी सुनने को मिलता है कि कोई शेयर वायदा बाजार की बैन लिस्ट में आ गया है। क्या होती है ये बैन लिस्ट, और कोई शेयर कैसे वायदा बाजार की जो बैन लिस्ट है उसमें एंटर हो सकता है, उससे एग्जिट हो सकता है? तो जैसा हमने डिस्कस किया पहले कि सेबी और रेगुलेटर्स ये हमें अमेंडमेंट लाते रहते हैं वायदा बाजार में, ताकि मार्केट में मैनिपुलेशन की एक्टिविटी को रोका जा सके। तो ये बैन में स्टॉक आने के पीछे भी ये एक लॉजिक, जो बड़ा लॉजिक ये है कि स्टॉक में मैनिपुलेशन की एक्टिविटी को कहीं ना कहीं सर्वेलेंस में, कंट्रोल में लाना है। तो क्या होता है कि जब किसी स्टॉक की मार्केट वाइड लिमिट लिमिट 95% के लेवल को क्रॉस कर देती है, तो वो स्टॉक को बैन पीरियड में लाया जाता है। तो बैन पीरियड में आने का मतलब ये होता है कि वहां पे अब कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट ऐड नहीं किया जा सकता वायदा बाजार में। अब कोई नया पोजीशन को अलाउ नहीं किया जाएगा फर्दर ऐड करने के लिए। तो इसको बोलते हैं हम बैन पीरियड। अब बैन पीरियड में आने के लिए ये होता है कि अब मार्केट वाइड लिमिट मतलब किसी स्टॉक का फ्री फ्लोट, और फ्री फ्लोट का करीब 20-25% जो होता है, अगर वो लिमिट को जब हम क्रॉस कर लेते हैं तो उस स्टॉक को वहां पे बैन किया जाता है। क्यों बैन किया जाता है कि अगर कोई, फॉर एग्जांपल ये माना जाए कि कोई एक पर्सन किसी एक स्टॉक पे कंटिन्यूस बुलिश पोजीशन लेके कंटिन्यूस उस पोजीशन बनाते जाता है, और अगर समझे कि वो पूरी पोजीशन उसी ने कॉर्नर कर ली है, तो वो उस स्टॉक के भाव को कहीं भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो इसीलिए उसको बैन में लाया जाता है, ताकि जब तक उसकी पोजीशन वापस से 80% मार्केट वाइड लिमिट के नीचे नहीं जाएगी, जब तक उस स्टॉक को बैन पीरियड से बाहर नहीं लाया जाता है, तो जब तक अनवाइंड के ट्रेड नहीं होंगे उस पर्टिकुलर स्टॉक में, जब तक उस स्टॉक को बैन में ही रखेंगे। और हम जनरली देखते हैं कि जब वो बैन पीरियड में रहता है तो स्टॉक के प्राइस एक्शन वॉलेटाइल नहीं होते, एक म्यूटेड हो जाते हैं, एक रेंज में फंस जाता है वो स्टॉक का प्राइस बिहेवियर। तो रिटेल निवेशक को यह ध्यान देना है कि जब भी वो स्टॉक बैन में आता है, या कोई भी स्टॉक का मार्केट वाइड लिमिट 90-92% के आसपास पहुंच जाता है, तो हमें वो स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अगर वो 95% की लिमिट को क्रॉस करेगा क्लोजिंग बेसिस पे, तो स्टॉक बैन में आ जाएगा, और बैन में आने के बाद वहां पे एक्शन, सारा प्राइस एक्शन रुक जाएगा, और वो काफी समय तक वो फिर एक रेंज में फंसा रहेगा। तो अगर आपने तेजी का सौदा लिया है तो आप उसको कट नहीं कर सकते, फिर आपको स्टॉक पे प्राइस एक्शन में वहीं पे रुकावट मिलेगी। और अगर आपने मंदी का सौदा लिया है तो वो गिरावट भी रुक जाएगी, क्योंकि वो बैन में आ चुका है। तो 95% मार्केट वाइड लिमिट क्रॉस करने के बाद स्टॉक को बैन में लाया जाता है, और जब वापस वो मार्केट वाइड लिमिट क्लोजिंग बेसिस पे 80% के नीचे जाती है, तो वापस से वो स्टॉक बैन से बाहर निकलता है। और एक इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बैन में, जो कि काफी कम लोगों को पता होती है, कि अगर कोई स्टॉक कंटिन्यूस 3 सीरीज तक अच्छा। बैन में रहता है, समझिए कि दिसंबर सीरीज में, पूरी सीरीज में वो बैन में रहा, जनवरी में रहा, और अगली फरवरी सीरीज में रहा, अगर ठीक वो है। 3 सीरीज तक अगर कंजिक्यूटिव बेसिस पे पूरी सीरीज में अगर बैन में ही रहता है, तो वो स्टॉक को वायदा बाजार से भी निकाल दिया जाता है। बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया कि आखिर ये जो वायदा बाजार की बैन लिस्ट है, कोई शेयर कैसे उसमें शामिल किया जाता है, ताकि जो भाव है बहुत ज़्यादा एक तरफा ना चले जाएं। उस भाव को काबू करने के लिए, वॉलिटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव को काबू करने के लिए ये बैन पीरियड लगाया जाता है किसी भी शेयर में। और उससे संकेत ये मिलता है कि अगर आप किसी शेयर में आप ट्रेड करते हैं, खासतौर पे कैश सेगमेंट में, जो कि वायदा बाजार का हिस्सा है और वो बैन का हिस्सा भी बन गया है, तो आपको उससे दूर रहना है, क्योंकि फिर वो एक रेंज में कहीं ना कहीं फंसता हुआ दिखेगा, तो आपको बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं उस स्टॉक में दिखेगा। तो आपके लिए एक संकेत साफ तौर पे ये मिलता है कि बैन में जो शेयर पहुंचने वाले या पहुंच चुके हैं, उनमें आपको ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा सर, हर हफ्ते एक बात ये भी सुनने को मिलती है कि आज वायदा बाजार की वीकली एक्सपायरी है। वायदा बाजार की वीकली एक्सपायरी से किसी शेयर के ट्रेंड को लेकर कैसे और क्या संकेत मिलते हैं? तो देखिए, वायदा बाजार की वीकली एक्सपायरी नहीं होती, यहाँ पे ऑप्शंस की वीकली एक्सपायरी होती है, और जो कि इंडेक्स में होती है। फिन निफ्टी
फिर आपके पास बैंक निफ्टी है और आपके पास है निफ्टी। ये तीनों जो कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, इनकी जो ऑप्शंस होते हैं उनकी हम्म। वीकली एक्सपायरी होती है। तो वीकली बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे ऑप्शंस के जो भी पोजीशंस बनती है वो वीकली बेसिस पे सेटल होते हैं। ओके। अब इससे बाजार की डायरेक्शन या स्टॉक की डायरेक्शन तो यहाँ से लगा पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यस, बाजार का या आप बोले कि इंडेक्स पे कोई व्यू लेना है तो वो यहाँ पे जरूर बनते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज ने अभी हर वीक के कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, हर थर्सडे पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट वीकली बेसिस पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और हम्म। यहाँ पे जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं ऑप्शंस में, हम्म। उनकी एक्सपायरी होती है, तो हर वीक पे जाके वो सेटल होते हैं कैश, जो भी इंडेक्स का जो भी क्लोजिंग प्राइस होगा कैश सेगमेंट में, हम्म। निफ्टी स्पॉट का या बैंक निफ्टी स्पॉट का या फिर निफ्टी का स्पॉट का जो भाव होगा, हम्म। उससे जाके वो सेटल होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं वीकली एक्सपायरी ऑप्शंस की होती है यहाँ पे इंडेक्स में। तो ये तीन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है हमें, विन निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे ये हर वीक ऑन वीक बेसिस पे यहाँ पे सेटल होते हैं। इससे आपको मार्केट की चाल जरूर पता लगती है, हम्म। लेकिन स्टॉक्स की, इंडिविजुअल स्टॉक्स की चाल पता करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे हम इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक तो एक्सपायरी जो होती है वो आपकी मंथली बेसिस पे होती है, जो कि हाँ। लास्ट पे होती है। तो वो, तो आपको स्टॉक की चाल पता करना है तो आपको मंथली एक्सपायरी को मॉनिटर करना पड़ेगा, तब हम्म। आप जाके वहां से फर्दर इंडिकेशन ले सकते हैं। लेकिन निफ्टी की चाल को पता करने के लिए आप वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट को देख सकते हैं, और हम्म। उसके बेसिस पे आपको जरूर एक अंदाजा लगता है कि निफ्टी में यहाँ से ऊपर की चाल मिलेगी या नीचे की चाल मिलेगी। मैं इनफैक्ट सर, ये जो मंथली बेसिस पे आपने बात करी ना, मेरा अगला सवाल उसी के ऊपर था कि महीने में एक बार ये भी सुनने को मिलता है कि शेयरों के रोल ओवर हुए हैं, रोल ओवर ऐसे रहे हैं या वैसे रहे हैं। ये रोल ओवर क्या होते हैं और इससे किसी शेयर के ट्रेंड को लेकर किस तरह के संकेत मिलते हैं? तो देखिए, वायदा बाजार में ट्रेडिंग तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। यहाँ पे तीन कॉन्ट्रैक्ट आपको मंथली बेसिस पे एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओपन मिलते हैं, जो भी आप मंथ में, उसके आगे के 2 महीने के कॉन्ट्रैक्ट भी आपको स्टॉक्स में ओपन मिलते हैं। तो हम्म। आप, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, आपने किसी भी स्टॉक में एक पोजीशन बनाई है, उस पोजीशन का आपका व्यू है कि मुझे इस पोजीशन को अगले 2 महीने 3 महीने के लिए होल्ड करना है। मेरा बुलिश व्यू है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे 30-40% की तेजी आ सकती है। या आप ऑलरेडी किसी स्टॉक में पोजीशन बनाई है और किसी रीजन से स्टॉक में करेक्शन हो गया और आप ऑलरेडी वो स्टॉक को आपके प्राइस से नीचे के भाव में भी होल्ड कर रहे हैं, लेकिन आप लॉस बुक करना नहीं चाहते। तो हम्म। इस तरीके के ट्रेड सेटअप जब आपके पास होते हैं, या आप आइदर प्रॉफिट में होंगे या लॉस में होंगे, और आप उस पोजीशन को फर्दर और आगे के पीरियड के लिए भी एक्सटेंड करना चाहते हैं, हम्म। तो फॉर एग्जांपल आपने करंट मंथ में पोजीशन बनाई, लास्ट थर्सडे को उसका एक्सपायरी डे है, तो वो पोजीशन को आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में कट करके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में जब आप उस पोजीशन को वापस से उसी डायरेक्शन में बनाते हैं तो उसको हम्म। बोलते हैं रोल ओवर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई स्टॉक में पोजीशन है और मैंने उसमें बाय का पोजीशन बना रखा है, और सेम पोजीशन को मैं अगले मंथ में, जब जिस दिन थर्सडे को एक्सपायरी होगी, मंथली एक्सपायरी, और मैं अगले मंथ में उस पोजीशन को एज इट इज वापस बाय का पोजीशन बनाता हूं, तो उसको हम हम्म। बोलते हैं रोल ओवर। रोल अब ओवर। ये लॉन्ग रोल ओवर हुआ या शॉर्ट रोल ओवर हुआ, हम्म। इससे आपको मार्केट का डायरेक्शन पता लगता है, या उस स्टॉक का डायरेक्शन पता लगता है कि ये स्टॉक तेजी करेगा या मंदी करेगा अगली हम्म। सीरीज में। हम्म। तो रोल ओवर तो ये होता है कि हमने ये पोजीशन इस महीने में कट करी और उस पोजीशन अगले को हम महीने में ले नेक्स्ट गए। मंथ में एज इट इज लेके गए। तो ठीक समझिए है। कि 100 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ओपन थे, सेम 100 कॉन्ट्रैक्ट अगले महीने में रोल ओवर हो गए, तो हम बोलेंगे हम्म। कि एज इट इज पोजीशन रोल ओवर हो गई नेक्स्ट मंथ में। अब ठीक है। यहाँ पे डेटा बनता है रोल ओवर का। अब रोल ओवर एनालिसिस कैसे होता है? ऐसा तो होता नहीं है कि 100 के 100 कॉन्ट्रैक्ट अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड होंगे। हम्म। हम्म। उसमें से कुछ पोजीशन तो हम यहाँ पे कट करके जाएंगे। हो बिल्कुल। सकता है हमें लगेगा कि नहीं नहीं, चलो अगला महीना खराब है, मैं अपना पोजीशन रोल ओवर नहीं करता हूँ, मैं कुछ दिन मार्केट देखूंगा और फिर अपनी पोजीशन वापस बनाऊंगा। तो हो ठीक है। सकता है 100 में से 20 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कट हो गए, 80 ही कॉन्ट्रैक्ट वहां पे रोल ओवर हुए। अच्छा। हो सकता है कि इस तरीके के सिनेरियो बनेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे रोल ओवर जो हुआ है डेटा लोअर साइड पे हुआ है। जो 100 कॉन्ट्रैक्ट थे, अब अगले मंथ में कैरी फॉरवर्ड में 80 ही 80 ही होंगे। कॉन्ट्रैक्ट वहां पे ट्रेड हो रहे हैं। तो जी। जो पहला दिन है नेक्स्ट सीरीज का, उसमें हमको 80 कॉन्ट्रैक्ट ही ओपन इंटरेस्ट पे दिख रहे हैं। तो ठीक इसका है। मतलब ये हुआ कि 100 कॉन्ट्रैक्ट की जगह अब 80 कॉन्ट्रैक्ट आए, 20 कॉन्ट्रैक्ट कम हो गए। तो हम हम्म। इसको बोलेंगे कि रोल ओवर लोअर साइड पे हुआ है। कम हुए। ठीक है, तो लोअर रोल ओवर हुआ, इसका मतलब ये हो सकता है कि कुछ रुझान ये है कि हो सकता है कि मार्केट करेक्ट हो सकता है या स्टॉक का भाव करेक्ट हो सकता है, इसलिए वो पोजीशन को, लोगों ने अपनी पोजीशन को वहीं पे एक्सपायर होने दिया है, अगले कॉन्ट्रैक्ट में, अगले मंथ में उसको कैरी नहीं किया है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि मंदी का रुझान हो या करेक्शन का रुझान हो, इसलिए ठीक वो है। रोल ओवर लोअर साइड पे हो गए। यही होता है कि हायर रोल ओवर ये हुआ कि मेरे पास 100 कॉन्ट्रैक्ट इस महीने में थे, हम्म। एक्सपायरी के दिन में जो पोजीशन थी उसके अलावा भी यहाँ पे 20 कॉन्ट्रैक्ट नए ऐड हो गए नए मंथ मंथ में। तो ओके। इसका मतलब ये हुआ कि 100 की जगह 120 हो गए, मतलब यहाँ पे हायर साइड का रोल ओवर हुआ, 20 नए कॉन्ट्रैक्ट फर्दर ऐड हो गए वेरी फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट सीरीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि हायर साइड पे रोल ओवर हुआ। ये हम्म। डेटा हम मंथ ऑन मंथ एनालाइज करते हैं कि पिछले महीने कितने कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर हुए थे, या 100 के 100 आगे बढ़े थे, या 100 में से 80 बढ़े थे। अब वो एक्सपायरी टू एक्सपायरी डेटा क्यूमुलेटिव बेसिस पे हम इसको देखते हैं और उसके बेसिस पे अंदाजा लगाते हैं कि मंथ ऑन मंथ किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है। तो हम्म। अगर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बढ़ के रोल ओवर हो रहा है तो इसका हम्म। मतलब ये हुआ कि हायर रोल ओवर हुए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट भी तेजी में था और हम्म। रोल ओवर भी हायर साइड पे हुए, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्दर और तेजी का यहाँ पे रुझान है, इसीलिए और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, जबकि भाव ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो ठीक हम है। इसको लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट बिल्टअप जो हमने समझा था हाँ हाँ। वहां से थोड़ा समझे कि प्राइस कम हुआ है, मार्केट में अगर गिरावट थी और रोल हम्म। ओवर भी कम हुआ है, तो इसको बोलेंगे कि लो रोल ओवर हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे और मंदी आ सकती है मार्केट में, इसलिए लोअर रोल ओवर है, प्राइस भी गिरे थे मार्केट में। हम्म। और अगर प्राइसेस भी बढ़े थे और रोल ओवर भी हायर साइड पे हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट और ऐड हुए, इसका मतलब ये हायर रोल ओवर हुआ है, मतलब यहाँ पे और तेजी आ सकती है। तो मार्केट का ट्रेंड समझने के लिए आपको देखना है कि हायर रोल ओवर हो रहे हैं तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। और यहाँ पे एक और फैक्टर है, कॉस्ट ऑफ कैरी को भी आप देख सकते हैं हम्म। कि आपको कितना बदला देना पड़ रहा है उस रोल ओवर को करने में। ओके। समझे कि प्रीमियम क्या है, कि हम्म। आज मैं 301 रुपए पे कोई वैल्यू का शेयर यहाँ पे एक्सपायर कर रहा हूँ, लेकिन अगले महीने में मुझे वो कॉस्ट ऑफ कैरी 306 रुपए में मुझे खरीदना पड़ रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 5 रुपए मेरी कॉस्ट है। तो ठीक है। मुझे कॉन्ट्रैक्ट को रोल ओवर करने की कॉस्ट 5 रुपए लग रही है, फिर ठीक भी है। मैं रोल ओवर हायर साइड पे हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बुलिश सेंटिमेंट है, तभी वो हायर कॉस्ट पे भी उसको रोल करने के लिए तैयार है। और उसने 301 रुपए वाला कॉन्ट्रैक्ट यहाँ एक्सपायर किया, लेकिन अगला कॉन्ट्रैक्ट 305 रुपए में खड़ा किया है नेक्स्ट सीरीज के लिए। तो ये भी एक कंपोनेंट को आप देख सकते हैं जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, बुलिश एक्सपेक्ट करे किया जा रहा है या बियरिश एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो मंथ ऑन मंथ आप कह रहे हैं कि रोल ओवर के आंकड़ों को देखना चाहिए, यानी कि जो पोजीशंस है वो कितनी कैरी फॉरवर्ड हुई है, इसे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कंपेयर करना चाहिए। पिछली सीरीज में कैसे रोल ओवर हुए थे, अगर बाजार का तेजी का रुझान है और पोजीशंस कितनी रोल ओवर हुई हैं, अगर 100 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 100 से ज़्यादा रोल ओवर किए जा रहे हैं तो और ज़्यादा तेजी के इंडिकेशंस हैं। और उसमें कॉस्ट ऑफ कैरी, यानी कि आपको अपने रोल ओवर करने में खर्चा कितना आता है, ज़्यादा खर्च के बावजूद भी अगर रोल ओवर ज़्यादा साइड पे होते हैं तो वो भी एक तेजी का इंडिकेशन है। तो ये कहीं ना कहीं रोल ओवर के आंकड़े भी हमने समझ लिए। इसी के साथ राजेश सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनी मास्टर की इस खास श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए और बहुत ही आसान भाषा में वादा बाजार के आंकड़ों को जानने पढ़ने सीखने के साथ साथ इन आंकड़ों के दम पर शेयरों में निवेश की रणनीति कैसे बनानी चाहिए वो भी हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। चलिए, तो मनी मास्टर के आज के एपिसोड में इतना ही। हमें उम्मीद है कि दर्शकों की समझ को सहज बनाने की मनी मास्टर की ये जो खास पहल है वो आपको पसंद आई होगी। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। हमारा आज का ये शो आपको निवेश की रणनीति बनाने में कितना मददगार साबित हुआ, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह टिप्पणी राय जरूर जाहिर कीजिएगा, क्योंकि उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हाँ, निवेश जगत से जुड़ी अपने काम की जानकारी पाने के लिए मनी9 के मोबाइल ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं मनी मास्टर के अगले एपिसोड में बाजार के एक और एक्सपर्ट के साथ, शेयर बाजार से जुड़े एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी9। नमस्कार।